हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन और पूरी मेहनत और लगन के साथ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे दैट इज जनरल अवेयरनेस। ऑलरेडी हम करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज पे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, बस टॉपिक चेंज है, कंटेंट वही है। जनरल नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और दोनों ही एग्जाम आपके जेकेपीएसआई या जूनियर असिस्टेंट दोनों में ही आपको ये जो है इस कंपोनेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहां तक जेकेपीएसआई एग्जाम की बात है तो टेस्ट सीरीज जो है वो हमारी ऐप पे, द मंजिल भारत ऐप पे जो है वो लॉन्च हो चुकी है। आप जाके उसे परचेज कर सकते हैं। पहले 2 टेस्ट जो हैं वो वहां अपलोड कर दिए गए हैं, आप जाके उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसका पूरा एनालिसिस जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप वहां जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले कि एक होलसम जो कंटेंट है वो मैं आपके लिए लेके आऊं। तो पहला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट शुगर मिल इन एशिया इज लोकेटेड इन। ठीक है, एशिया की, भारत की नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। भारत की नहीं, एशिया की पूछी जा रही है। एशिया की लार्जेस्ट शुगर मिल कहां पर स्थित है? द लार्जेस्ट शुगर मिल इन एशिया इज लोकेटेड इन कर्नाटका, यूपी, वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ी एशिया की जो शुगर मिल है दैट इज त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी शुगर मिल, और ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है ये त्रिवेणी शुगर मिल, उत्तर प्रदेश के कथौली जिले में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैत्री एक्सप्रेस एंड बंधन एक्सप्रेस ट्रेन्स कनेक्ट इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये 2 ट्रेन्स के नाम हैं, ये भारत को किस नेबरिंग कंट्री के साथ जोड़ती हैं? म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश। सो मैत्री एंड बंधन एक्सप्रेस जो है ये भारत को जोड़ती हैं बांग्लादेश के साथ। ठीक है, द मैत्री एक्सप्रेस कनेक्ट्स इंडिया विद बांग्लादेश, स्पेसिफिकली रनिंग बिटवीन कोलकाता एंड ढाका। ठीक है, भारत में कोलकाता का जो राज्य है, भारत का सिटी है जो, वहां से लेकर ढाका तक ये जो है लिंक करती है ये पर्टिकुलर ट्रेन। It is a passenger train service that facilitates travel and people to people contact between the 2 neighboring countries. क्वेश्चन नंबर 3 इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। पूछ रहे हैं कि रेड डेटा बुक कंटेन्स, रेड डेटा बुक जो है उसमें किसके बारे में लिखा गया है या क्या बातें वो बताती है? रेड डेटा बुक रेड पांडास के बारे में, रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर थ्रेट, रेयर मिनरल्स या वैनिशिंग रिवर। रेड डेटा बुक कंटेन्स, सो करेक्ट आंसर है रेड डेटा बुक जो है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो हमें बताती है रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में जो कि खतरे में है, जिनकी जनसंख्या जो है वो खतरे में है। थ्रेटेंड स्पीशीज जो है, एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज जो है प्लांट्स की, एनिमल्स की एंड फंगाई की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्लांट्स नहीं है, सिर्फ एनिमल्स नहीं है, हो सकता है कि स्टेटमेंट और थोड़ी ट्विस्टेड करके आपको दे दी जाए। ठीक है, तो प्लांट्स की, फंगाई की, एनिमल्स की, जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उनके बारे में जानकारी इस बुक में मिलती है। और ये बुक कौन मेंटेन करता है? IUCN। IUCN द्वारा इस बुक को जो है वो मेंटेन किया जाता है। IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? तो सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। UIDAI works under which of the following ministry? UIDAI, what is it? Unique Identification Authority of India। जो हमारे आधार कार्ड वगैरह जो मेंटेन होते हैं, जहां से आप रजिस्टर कराते हैं, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो UIDAI इज अ अथॉरिटी जो आधार कार्ड इशू करते हैं, जिसमें आपका होता है 12 डिजिट का यूनिक नंबर।
ठीक है, आधार कार्ड इशू करती है ये पर्टिकुलर अथॉरिटी, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MAIT, ठीक है। सो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और बात करें इस पर्टिकुलर अथॉरिटी की, तो ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है और 2016 में इसका गठन जो है वो किया गया था, ठीक है, 2016 में। और स्टैट्यूटरी बॉडी बनने से पहले, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? वो बॉडी जो किसी एक्ट के अंडर आती है, किसी एक्ट के अंडर वो काम करती है। और स्टैट्यूटरी बॉडी बनने से पहले ये एक अटैच्ड बॉडी थी अंडर प्लानिंग कमीशन, ठीक है, जिसको अब बदल दिया गया है एज अ नीति आयोग 2015 के बाद, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो भारत के किस राज्य में सिचुएटेड है? ये भारत का जो है सबसे बड़ा न्यूक्लियर, इसी पर्टिकुलर प्लांट के बारे में क्यों पूछा गया है? क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। महाराष्ट्र में है, केरल में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? और रशिया के साथ कोलैबोरेशन से इसे बनाया गया है। इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, ठीक है, भारत का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इट हैज बीन बिल्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ रशियन कंपनी, ठीक है। टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 2000 मेगावाट की इसकी टोटल कैपेसिटी है इस पर्टिकुलर प्लांट की। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स? जो जैनिज्म रिलीजन है, धर्म है, उसके जो पहले तीर्थंकर हैं, जैन धर्म में माना जाता है 24 तीर्थंकर हुए हैं, सेंट आप कह लें, तीर्थंकर कह लें। उनमें जो पहले थे उनका नाम आपको बताना है। अजीतनाथ, ऋषभदेव, अरिष्टथेनिमी, पार्श्वनाथ। तो पहले तीर्थंकर जो हैं, तीर्थंकर का मतलब होता है सुप्रीम प्रीचर, जो उपदेश देते हैं ना, सुप्रीम प्रीचर। और जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे दैट वाज ऋषभदेव। ऋषभदेव इज नोन एज फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। और 24 तीर्थंकर जो हैं वो हैं लॉर्ड महावीरा, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं सिंबल जो है वो भी यहां मैंने मेंशन किया है कि सिंबल से उनको पहचाना जाता है। बर्थ प्लेस अयोध्या है, पहले जो तीर्थंकर रहे हैं ऋषभनाथ, बुल उनका सिंबल है। लास्ट जो है वो है महावीर, शेर उनका सिंबल है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दैट इज 1st and 24th। Next, Dayanand Saraswati was the founder of which of the following mission? Dayanand Saraswati was the founder of which of the following mission? दयानंद सरस्वती जो कि रिफॉर्मर रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, उन्होंने किस मिशन का फाउंडेशन रखा था? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज या चिन्मय मिशन? सो दयानंद सरस्वती जी का नाम जो है वो जुड़ा जाता है आर्य समाज के साथ। 1870 में इसकी फाउंडेशन जो है दयानंद सरस्वती जी ने, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर है, उन्होंने रखी थी। और इसका जो मेन कहें मोटो था दैट वाज बैक टू वेदास, ठीक है, बैक टू वेदास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज साइंड बिटवीन? 1916 का हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1916 का फेमस लखनऊ पैक्ट जो है वो किस किस के बीच में साइन हुआ था?
महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक एंड आगा खान, महात्मा गांधी एंड आगा खान, बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना। 1916 का जो लखनऊ पैक्ट था वो एक एग्रीमेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जो कि एक ज्वाइंट सेशन में हुआ था जहां पे दोनों ही पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था 1916 में, और ये साइन हुआ था बिटवीन बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, सो द फेमस लखनऊ पैक्ट 1916 में जो दोनों पार्टीज के बीच में हुआ एक एग्रीमेंट 1916 का, दैट वाज साइंड बिटवीन बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? तो कुछ मौलिक अधिकार हमारे संविधान में मेंशन है जो देश के हर नागरिक को मिलते हैं, उसमें से एक है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंदर ये आता है, किस आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18 या आर्टिकल 17? सो आर्टिकल 17 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 17 जो है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 18 की अगर हम बात करें, ये बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की, एजुकेशन और डिफेंस टाइटल जो है उनके अलावा और कोई टाइटल जो है वो यूज नहीं किया जा सकता। राइट टू फ्रीडम की बात करता है आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल 20 की बात करें तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, कि एक ही गुनाह के लिए 2 बार पनिशमेंट जो है वो किसी भी पर्सन को नहीं मिले। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। Impeachment of president can be initiated in which house of parliament? किस पार्लियामेंट के सदन में, संसद के किस सदन में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को निकालने की जो प्रक्रिया है जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं, वो शुरुआत उसकी की जा सकती है, इनिशिएट किया जा सकता है लोकसभा, राज्यसभा, बोथ द हाउस, सेम टाइम आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। So the impeachment process of President of India can be initiated in either the Lok Sabha or the Rajya Sabha। तो दोनों में से किसी भी हाउस में इसे इनिशिएट किया जा सकता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में। ठीक है, सो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस। ठीक है, एक रेजोल्यूशन जो है वो पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस रेजोल्यूशन पे कम से कम जो भी टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की उसके 1/4, 1/4 का जो है वो साइन होना चाहिए। ठीक है, तभी वो रेजोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। फिर प्रेसिडेंट को 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है और उसके बाद ये इम्पीचमेंट के जो चार्जेस हैं वो हाउस में रखे जाते हैं, और अगर उसमें स्पेशल मेजॉरिटी से उसको पास कर दिया जाए देन ये इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है उसे कंप्लीट माना जाता है। ये दूसरे हाउस में भी भेजा जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद। ठीक है, सो किसी भी हाउस में शुरुआत की जा सकती है, रेजोल्यूशन को पेश किया जा सकता है। रेजोल्यूशन को पेश करने से पहले उसमें जो 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस के जो है वो साइन होने चाहिए। ठीक है, और 14 दिन का प्रायर नोटिस जो है वो भी प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज अ IRDA क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या एडवाइजरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या हो गई? जो किसी एक्ट से, किसी कानून से अपनी सारी पावर्स लेती है। एक कानून बनाया जाता है, उसके बेस पे उस बॉडी को जो है क्रिएट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हो गई? जिसका मेंशन जो है संविधान में, जैसे हमारी फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, ये सब जो बॉडीज है आर्टिकल 324 के अंडर, आर्टिकल 280 के अंडर, ये सब जो है इसका संविधान में मेंशन है, संविधान से वो अपनी पावर को लेते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs, ठीक है, और एडवाइजरी बॉडीज जो एडवाइस देने के लिए क्रिएट की जाती हैं, एडवाइजरी बॉडीज। सो IRDA जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत में जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके फंक्शन को रेगुलेट करती है, वो जो है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो एक एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश की गई थी, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। ठीक है, तो 1999 के एक्ट के अंदर इसका गठन किया गया था, तो हेंस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी।
क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, अगेन फ्रॉम अ इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे रिलेटेड है? एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये किस पे है? एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेज, क्लाइमेट चेंज, वाटर पोल्यूशन। द क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक लीगली बाइंडिंग टारगेट एस्टैब्लिश करता है और मेनली इसका ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन पे, अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्लाइमेट चेंज प्लस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को रिड्यूस करना है। ठीक है, सो मोस्ट अप्रोप्रिएटली जो है इसमें अगर क्लाइमेट चेंज नहीं होता फिर हम बी पे ही जाते। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एक लीगल बाइंडिंग है जिसमें टारगेट सेट किए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज के लिए टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, 1997 में इसे जो है अडॉप्ट किया गया था। क्योटो जो कि जगह है एक जापान में। ठीक है, और बात करें कि ये कब फोर्स में शुरू एंटर्ड इन फोर्स, दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट इज इन 2005। ठीक है, 2005 में ये फोर्स में आया, एनफोर्स हुआ, और एडॉप्टेड जो है ये 1997 में हुआ था, 1997 में। ठीक है, 192 पार्टीज जो हैं इसमें हैं, इसकी मेंबर्स हैं। द गंगा रिवर पासेस थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली महाकुंभ जो है वो कंप्लीट हुआ है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पर ये जाके एंड करती है, कौन कौन से स्टेट से ये फ्लो करती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सो ऑप्शंस दिए हैं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। सो गंगा की अगर हम बात करें, सो ये कौन कौन सी स्टेट से होके बहती है? उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तराखंड में जाती है, बिहार में जाती है, झारखंड में जाती है एंड वेस्ट बंगाल में जाती है। यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश में इट डजंट फ्लो, मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, बिहार एंड यूपी में भी है। ठीक है, यूपी में तो है, ये पूरी टाइम न्यूज में रहा, प्रयागराज है ना। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2, 3 एंड 4 कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, 1 जो है वो नहीं है। हिमालय में ये गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो उत्तराखंड में है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है और फाइनली जो है बे ऑफ बंगाल में जाके ये घिरती है, बांग्लादेश से पास होती हुई। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 14, कलमकारी पेंटिंग आर प्रोड्यूस प्रीडोमिनेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कलमकारी जो पेंटिंग्स हैं वो किस भारतीय आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रिडोमिनेंटली बनाई जाती है? कलमकारी का मतलब होता है, कलम हो गया पेन, ठीक है, हाथ से करने वाली, हैंड पेंटेड, ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल जो होता है उसे कहा जाता है कलमकारी। ठीक है, हाथों से जो ब्लॉक पेंटिंग की जाती है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो कलमकारी जो पेंटिंग है वो फेमस है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे मधुबनी पेंटिंग जो है वो किस राज्य से रिलेटेड है, कहां पर फेमस है, कहां की है वो। ठीक है, किस राज्य से वो बिलोंग करती है मधुबनी पेंटिंग। बहुत बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछी गई है। ओके, अब कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? 2024 का भारत का क्या रैंक रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? 158, 159, 160 या 161? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स को निकालती है, दैट इज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रैंक करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितनी मीडिया को फ्रीडम है उस पर्टिकुलर कंट्री में। भारत का जो रैंक है टोटल 180 कंट्रीज में से जो भारत का रैंक रहा है 2024 में दैट इज 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है, स्लाइटली इंप्रूव हुआ है 2023 से। 2023 की अगर हम बात करें तो भारत का रैंक जो है 161 रहा था 2023 में। ठीक है,
Which ministry, question number 16, which ministry has launched Swavlambini initiative to promote women entrepreneurship in India? So किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव जिसका नाम है स्वावलंबिनी इनिशिएटिव, जिससे कि जो विमेन्स है, जो महिलाएं हैं, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप उसे इंप्रूव करने का जो काम है वो किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नीति आयोग ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। 1 मार्च 2025 को ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में इसे लॉन्च किया गया और इस इनिशिएटिव का मकसद है फीमेल स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए जो है प्रोत्साहित करना विद एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, रिसोर्स एंड मेंटरशिप। ठीक है, तो नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। What is the theme of World Wildlife Day 2025? तो 2025 का जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हुआ है उसका क्या थीम है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 3 मार्च को। ठीक है, 3 मार्च। रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट, forest and livelihoods, sustaining people and planet. So correct answer है इसका ऑप्शन नंबर सी, wildlife conservation, finance, investing in people and planet. This is the theme of this year World Wildlife Day. 8 मार्च को था इंटरनेशनल विमेन डे। सो इस साल जो था व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल विमेन्स डे 2025? तो 2025 में जो इंटरनेशनल विमेन्स डे रहा है उसकी क्या थीम रही है ये आपको बताना है। जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, फॉर ऑल विमेन and girls rights equality and empowerment, invest in women, accelerate a progress. दो 2025 का जो रहा है दैट इज एक्सेलरेट एक्शन। आई थिंक यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो मेंशन नहीं है। एक्सेलरेट एक्शन इज द ऑफिशियल थीम। ठीक है, एक्सेलरेट एक्शन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट हिफाजत ऑन इंटरनेशनल वीमेंस डे? किस राज्य सरकार ने हिफाजत जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया है? Which state government has launched the project हिफाजत on International Women's Day? पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा या बिहार? सो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट हिफाजत टू प्रोटेक्ट वीमेन फ्रॉम वायलेंस ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल विमेन्स डे। पंजाब की जो सोशल सिक्योरिटी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं डॉक्टर बलजीत कौर, उन्होंने चंडीगढ़ में 7 मार्च 2025 को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जो है वो लॉन्च किया है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पंजाब। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज हीरथ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? हीरथ, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? हीरथ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? सो हीरथ जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। ये एक डिस्टिंक्ट सेलिब्रेशन है महाशिवरात्रि की, जो कि प्राइमरली की जाती है बाय द कश्मीरी पंडित्स। ठीक है, तो महाशिवरात्रि का जो पर्व था वो भी रिसेंटली होके गया है। सो जो एक स्पेशल वैल्यू रखता है इन द कश्मीरी पंडित कम्युनिटीज, और वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है एज अ हीरथ।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। Mahashivratri is a major festival for Shiva devotees worldwide. In Kashmir, it is uniquely celebrated as Hirat by the Kashmiri Pandit community. The festival begins on 13th day of Falgun and lasts until the new moon. Hirat comes from Hara, that is Shiv, and Ratri from night. It symbolizes the unity of divine forces, consciousness, and feminine energy. The festival honors the sacred union of Shiva and Parvati, reflecting the broader significance of Mahashivratri. सो दैट इज इट। आज हमने कुछ और क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होलसमली डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कुछ और एमसीक्यूज आपके लिए लेके आऊंगी। आप स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, बट पॉइंट ये है कंटेंट पे हमें क्वांटिटी पे नहीं, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। हर उस इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर करना है जहाँ से क्वेश्चन डिराइव हो सकते हैं। और जब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कोई कराती हूँ तो उसके 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से 4 और क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ठीक है, तो जब आप ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो ऑप्शंस को भी आप उससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें भी डिस्कस कीजिए। तो इस तरह से सिर्फ 20 क्वेश्चंस नहीं हम डिस्कस करते, उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस और डिस्कस हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही JKPSI एग्जाम के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो चुकी है, 2 टेस्ट जो है वो अपलोड हो चुके हैं, उसका जो एनालिसिस है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।